नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि एक्स आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से जो है भरे होंगे। यदि तत्व एक्स आवर्त सारणी में समूह 17 आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने जो है वो कोष पूरी तरह से भरे होंगे। ये जो बात किया जा रहा है, ब्रोमीन जो है 35 आवर्त सारणी 17 आवर्त 4 से संबंधित है। तो अगर ब्रोमीन 35 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 0, 2, 8, 18 और 17। यहाँ पर जो देख लीजिए कि कितने भरे हुए हैं, तो 2, 8, 18 जो है ये भरे हुए हैं, यानी 3। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। इस तरह भी लिखा जाता है कभी कभी, AR3D10 4s2 और 4p5। आंसर हमारा कितना हो गया? ए हो जाएगा। अगला है कि जंतुओं में गति के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशीय ऊतक। क्या है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशी फाइबर कहा जाता है। इन ऊतकों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जो संकुचन और शिथिलन की क्षमता प्रदान करते हैं। इसी संकुचन और शिथिलन के कारण शरीर के अंगों में गति होती है और जीव अपना स्थान परिवर्तन जो है वो कर पाते हैं। अन्य ऊतक जैसे उपकला ऊतक सुरक्षा के लिए, संयोजित ऊतक सहारा और तंत्रिका ऊतक आवेग संचरण का कार्य करते हैं। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत होगी। क्या है? विपरीत होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुप्रयोग जो है कि जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर गुजरती है तो यह चालक के चारों ओर एक बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के पास पहुंचता है तो चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्रिया करते हैं। मान लें कि यहाँ पर जो है इस तरह के जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो है वो क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बनता है। अगला है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है कौन सा है जो एक तलछटी चट्टान है और जिसका प्रयोग एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए जो है किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ पर और देख लीजिए कि जो प्रवाहित धारा होता है वो चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र परस्पर क्रिया करता है, और धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच यह अंतःक्रिया एक भौतिक बल जो है उत्पन्न करता है। और इस बल के दिशा की गणना करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं, यदि बाएं हाथ के मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है तो तर्जनी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, और बाएं हाथ का अंगूठा जो है बल की दिशा जो है वो इंगित करेगा। क्या है? बल की दिशा इंगित करेगा। अगला है, तत्व वाई में कुल 11 प्रोटॉन और जो है वो 12 न्यूट्रॉन है। यह खाली स्थान से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा, तीसरे आवर्त और पहले समूह हो जाएगा। तीसरे आवर्त और पहले समूह की बात हो रहा है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यह प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इसलिए परमाणु क्रमांक जो है वो 11 होगा, और ये सोडियम की बात किया जा रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। अगला है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में जो है खाली स्थान होते हैं, और नीले रंग के प्रकाश खाली स्थान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना जो है में छोटे होते हैं, और नीले रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों से जो है टकराता है। रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 होता है। चूंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तुलना में कम होती है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश में नीला दिखाई देता है। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी जो है वो नलिका में होता है। मनुष्यों में निषेचन एक नर शुक्राणु के मादा
अंडे के साथ जो है संलयन की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होती है, जो एक वाहिनी है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। मनुष्यों में निषेचन आंतरिक है। नेक्स्ट है रक्तचाप या रक्त दाब के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये गलत है। यहीं पे जो है वो गलत है। सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये बात जो है गलत है। निलय संकुचन के दौरान दाब का प्रकुंचन दाब कहा जाता है, और निलय शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है, ये सही है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है, और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। इस दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों को जो है वो चयन कीजिए। सही कथनों को। उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, गलत है। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे, आभासी, सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ये सही है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के होते हैं, ये जो है गलत है। क्या है? गलत है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के हो सकते हैं, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 और जो है 4 सही है। केवल क्या है? 2 और 4 सही। 2 और 4 सही है। आंसर ए हो जाएगा। अगला है एक लाउड स्पीकर में खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरित होता है। लाउड स्पीकर की आगे बात किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक, क्या है? यानी विद्युत ऊर्जा से क्या है? ध्वनि ऊर्जा में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। लाउड स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है जो विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में जो है परिवर्तित करता है। 12 ओम, 16 ओम और 48 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इनका निवल प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर समानांतर क्रम में हो तो 1/R जो है इक्विवेलेंट हमें निकालना है। 1/12 रखेंगे, यहाँ पर 16 रखेंगे और यहाँ पर जो है 48 रखेंगे। 48 यहाँ पर जो है क्या ले लिया जाएगा? एलसीएम। अब 12 48 सोलतिया 48, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4, 3 और 1। जब ऊपर करेंगे तो 4, 3, 7, 1, 8 हो जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 48/8, यानी 8 छक्का 48, 6 ओम। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो है कौन सा कथन है। वे बंद वक्र बनाती है, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो बताना है कि कौन सा सही है, और आंसर हमारा जो हो जाएगा दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। इस प्रकार वे बंद वक्र जो है बनाती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती है, जो कि असंभव है, इसलिए वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या? नहीं काटती है। C2H5OH प्लस 3O2 2CO2 प्लस 3H2 उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो कुल संख्या यहाँ पर आइए देखते हैं। 2CO2 में हो जाएगा कितना? 2 गुना C प्लस 2 गुना जो है 2 गुना 2O2 हो जाएगा। क्या? गुना O हो जाएगा, यानी 2 कार्बन प्लस जो है 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 परमाणु। 3H2O में जो है कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, 9 परमाणु, और 6 9 कितना हो जाएगा? 15। आंसर हमारा जो है 15 हो जाएगा। 6 इधर है प्लस 9 कितना हो गया? 15 हो गया। हाइड्रोकार्बन अपूर्ण दहन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकीली होती है? धातु जो है वो चमकीली होती है, तो वो होती है आयोडीन। क्या है? आयोडीन जो है चमकीली होती है। कौन सी एक वियोजन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है तो होगा CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूटता है। वियोजन अभिक्रिया है, यानी डीकम्पोजिशन जो है वो रिएक्शन है। नाइट्रोजन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक जो है 7 है, 2 और 5। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास की तल में एक सिक्का रखा है। सिक्के की आभासी गहराई जो है वो बताइए।
तो म्यू बराबर जो होगा वास्तविक गहराई h1 अब बटा जो है आभासी गहराई h2। अब आभासी पूछ रहा है, h2 पूछ रहा है, तो ये h1 बटा म्यू हो जाएगा, यानी 30 बटा 1.33 हो जाएगा, 22.556 जो है सेंटीमीटर, यानी 22.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। कोयला जो है वो क्या है? पारंपरिक स्रोत है। डायफ्राम मानव खालिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा श्वसन का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसे एक रेशा प्रदान करने वाला पौधा माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कपास। क्या है? कपास। कपास के पौधे के फल, जिसे कपास गोलक या जो है कॉटन बॉल कहते हैं, कि बीजों के चारों ओर लंबे सफेद रेशे जो है उगते हैं। इन रेशों का उपयोग सूती कपड़े, धागे और अन्य वस्त्र उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। कपास का रेशा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बना होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर और प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित सीमा तक एक दूसरे के खालिस्तान होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती होती है। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, क्या कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। क्या है? अपघटक, यानी जो है कंप्रेसर कहते हैं। क्या है? डिकम्प्रेसर्स कहते हैं। जैसे जीवाणु और कवक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपघटक के निभाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? और इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। त्वचा पर मामूली कट और घावों के लिए प्रतिरोधी के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? और इसका आंसर होगा टिंचर आयोडीन के। क्या है? टिंचर आयोडीन के। टिंचर आयोडीन एक प्रभावी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक है। या आयोडीन का अल्कोहल जल मिश्रण में 2 से 7% घोल होता है। एंटीसेप्टिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं और जीवित ऊतकों जैसे त्वचा पर लगाए जो है ये जाते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर जो है माना कि उर्वशी की वर्तमान आयु क्या है? x है। आयुषी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। अगर मोहन की आयु पूछ कह रहा है तो ये हो जाएगा 4x वर्ष हो जाएगा, है ना। तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है तो उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है? उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु 6 वर्ष अधिक है। अब यहाँ चाहते हैं संजू की आयु क्या है? संजू की आयु जो हो जाएगा ये 2x माइनस 6 अब प्लस 8 यानी 2x प्लस 2 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 2x प्लस 2 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है 4x प्लस 2x प्लस 2 बराबर कितना है? 50। यही कह रहा है ना, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 8। उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई? तो वो है 8 आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:3 है तो 3a माइनस 2b अनुपात 6a प्लस 2b का मान क्या हो जाएगा? बस यहाँ मान जो है a बराबर 5 और b बराबर 3 रख देना है। तो 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 3 अब बटा 6 गुना 5 प्लस 2 गुना 3, ये हो जाएगा 9/36 यानी 1 जो है वो 4 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए जो है निम्नलिखित छूटें स्कीमें प्रदान करता है। पहला में क्या कर रहा है कि 27% की 2 क्रमिक छूटें, 36% की छूट के बाद 45% की एक छूट, 19% और 32% की क्रमिक छूटें, 34% की छूट के बाद 7% की एक छूटें, यानी 4 छूट में बताना है कि किस स्कीम में विक्रय मूल्य अधिकतम जो है होगा। तो इससे 27% के 2 क्रमिक निकालिएगा इस फार्मूला से, 27 प्लस 27 माइनस 27 गुना 27 बटा 100 करके, तो ये 46.71 आएगा। 36-45 के निकालिएगा तो 64.8 आएगा। इससे निकालिएगा तो 44.92 आएगा और इससे निकालिएगा तो 38.62 आएगा। आंसर स्पष्ट हो गया कि ये 4 वाला होगा। क्या है? 4 वाला हो जाएगा। एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 100, 408 और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है क्रमशः। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है तो x का मान क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल 20 लिखते हैं, कुल दूरी कितना है? 100 प्लस 408 प्लस 1460 बटा कुल समय। तो कुल समय कितना? 100 चलता है 20 के स्पीड से, 408 चलता है x के स्पीड से और 1460 चलता है 20 के स्पीड से।
अब यहाँ से निकालना होगा हमें, तो आंसर आ जाएगा, काट पीट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या है, 20। एक्स के मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर फाइव लिखा हुआ है, सेमी है, थीटा हो या फाइव। कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव का मान जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि 3 + tan स्क्वायर फाइव प्लस जो है कॉट स्क्वायर फाइव माइनस 1 + tan स्क्वायर फाइव इंटू 1 + कॉट स्क्वायर फाइव है। अब जब इसे और सिंपल करेंगे तो 3 + tan स्क्वायर फाइव प्लस जो है कॉट स्क्वायर फाइव माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू कॉट स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा 3 - 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू कॉट स्क्वायर फाइव, ये होगा 3 - 1 - 1 बराबर 1। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। इसका क्या है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये होगा अंक का विद्यार्थियों की संख्या, यानी 14 × 91, इन दोनों से गुना कीजिए, अब प्लस 26 × 78, 26 × 78, इस तरह जो है अब सभी के करना होगा और हमें जोड़ के कितने से 91 + 78 नीचे वाला को जोड़ देना है टोटल विद्यार्थी के। जब ये कीजिएगा कैलकुलेट तो हमारा जो आ जाता है 17,910 बटा 398, यानी ये 45 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा, ये कैलकुलेटिव पार्ट है। अगला है इतना का सरलीकृत मान ज्ञात करना है। 32 नंबर का जो है सरलीकृत करना है। तो ये ऊपर कर दीजिए, सभी गुना में ऊपर कर दीजिए। 19 के ऊपर में जो है 19 - 18 कर दीजिए, 7 के ऊपर 9 - 8 कर दीजिए और 35 के ऊपर 7 - 6, यानी 19 × 7 × 35 हो जाएगा 4655। आंसर हमारा बी हो जाएगा। दो ट्रेनें 50 किलोमीटर पर घंटे और 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थानों तक जो है वो ज्ञात करना। माना दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, x है। प्रश्न से कह रहा है कि 500 + x बराबर जो हो जाएगा सापेक्ष चाल, क्या है, सापेक्ष चाल गुना जो है वो समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 500 + x बराबर ये हो जाएगा 50 + 110 गुना 5/18 × 12। बदल दिए। अब इस जब आगे सोल्व करेंगे तो 500 + x बराबर 160 गुना 5/18 × 12। तो ये हो जाएगा 500 + x बराबर 533.33, x बराबर 533.33 माइनस 500, ये होगा 33.33 मीटर। अतः दूसरी ट्रेन की लंबाई 33.33 मीटर। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दो संख्याएं x और 4x है तथा उनका मध्यानुपाती जो है इतना है। तो x का हमें मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती अगर दिया हुआ है तो कितना है, √x × 4x बराबर 4 5 6 9 7 6 दिया हुआ है। ये 4x² बराबर दिया हुआ है कितना, 4 5 6 9 7 6 के जो है ये स्क्वायर है। ये 2x जो है स्क्वायर है, दोनों दोनों अगर बालने के बराबर स्क्वायर खत्म कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 5 6 9 7 6, x बराबर 2 2 8 4 8 8। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य जो है इतना है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य जो है वो ज्ञात करें। 5 उपकरणों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14,430। छूट प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 26%। एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,430 गुना 100/100 माइनस 26 और गुना 1/5 कर देना है। तो ये हो जाएगा 14,430 गुना 100/74 गुना 1/5, 3900। क्या है, 3900। आंसर हमारा बी होगा। एक कक्षा में जो है 39 विद्यार्थी की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु जो है वो ज्ञात करना है। तो काफी आसान है। यहाँ पर देखिए शिक्षक की आयु कितना, 39 + 1, अब गुना हो जाएगा 39 + 1 अब माइनस जो है 39 गुना 39, क्योंकि ये भी एक बढ़ गया, इधर भी एक लोग बढ़ रहे हैं।
तो 1600 और माइनस 1521, ये होगा 79 वर्ष हो जाएगा। इससे भी ऐसे याद कर सकते 40 प्लस पहले से 39 था, 4 3 7 हो गया और ये 9 हो गया 79। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक्स की धनराशि हर 40 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12 वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में इतना हो जाती है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है एक्स का मान ज्ञात करना, धनराशि जो है एक्स मान लेते हैं, समय जो हो गया कितना हो गया 30 माह, दर जो हो गया वो 12%। अब 10 माह के लिए क्या है, दर जो है वह 10 माह के लिए अगर निकालते हैं तो n बराबर 30/10 कितना हो गया 3, तो दर भी जो है 12% गुना 10/12, तो ये हो गया कितना 10%। इसे क्या लिख सकते हैं 1/10। अब 10 के क्यू तो 11 के क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 की बढ़ोतरी हो गया, ये 1000 तो ये 1331। तो 1331 बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 54,571, ये जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा ना 1000 के, तो 1000 के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 41,000। यही हमें पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या है, तो 41,000। नेक्स्ट है, एक रेस में 100 बाइकें जो है वो भाग लेती है, जिसमें पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर पर घंटे है। पीली बाइकों की औसत चाल 55 किलोमीटर पर घंटे तथा हरी बाइक की औसत चाल 30 किलोमीटर पर घंटे। कितनी बाइकें जो है वो हरी है, यानी पीली बाइक 55, हरी 30 है और ये 35, ये हो गया 20, ये हो गया 5। यहाँ के देखा जाए तो 1:4 है, तो हरी बाइकों की संख्या 100 गुना 4/1 प्लस 4 क्या हो गया 100 गुना 4/5, ये हो जाएगा 80। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 15% के छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 है। यहाँ पर जो है MP गुना 85%, 15% की छूट देने के बाद 153 गुना 120% हो जाना चाहिए, यही ना प्रश्न में करा। MP बराबर निकल जाइए 153 गुना 120/85 यानी 216। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 40 का यदि AB बराबर K+3 है, BC बराबर 2K है और AC बराबर जो है 5K - 5 है, तो K के किस मान के लिए जो है B AC पर स्थित है, B जो है AC पर स्थित है। अब यहाँ दिया गया है कि AB बराबर K+3, BC बराबर जो है 2K, AC बराबर जो है 5K - 5, B AC पर स्थित है, तो AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा, यानी जो है 5K - 5 बराबर K+3 प्लस 2K, ये हो जाएगा 5K - 5 बराबर 3K + 3, यानी हो जाएगा 2K बराबर 8, K बराबर कितना है 4 है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। संख्या A और B के बीच मध्यानुपात 6 है। निम्नलिखित में संख्याओं का कौन सा युग्म A और B का मान जो है वो हो सकता है। मध्यानुपात 6 है, यानी √AB बराबर 6 दिया हुआ है, तो AB बराबर 36 हो जाएगा, AB बराबर 36 हो जाएगा। तो ये 12 और B 3 करेंगे तो हमारा जो है आ जा रहा है 12 और 3, आंसर हमारा 41 के ए हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो कितनी थी। तो यहाँ पर कुल मत जो हो गया कितना हो गया, कुल मत गुना 75% गुना 98% और गुना 75% बराबर जो हो जाएगा वो क्या है 9261। डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पर आ गया। यहाँ से निकल जाएगा कुल मत गुना 3/4 गुना 49/50 गुना 3/4 बराबर 9261। यहाँ से कुल मत बराबर डायरेक्ट निकालते 9261 गुना 4 गुना 50 गुना 4 बटा 3 गुना 49 गुना 3, कैलकुलेट कीजिएगा 16,800 आएगा, क्या 16,800। निम्नलिखित का व्यंजक को सरल करना है। यहाँ जो है 10,000 - 8, ये हो गया 10,000 +8 हो जाए, एक बार माइनस एक प्लस 8 है, बस कर दीजिए 10,000, ये स्क्वायर में हो गया, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, ये 8 के स्क्वायर, कैलकुलेट 999999936 आएगा। 5 को 9 आएगा, उसके बाद जो है 5 6 आएगा, 2 2 4 2 6 और 3 6 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा।
यहाँ पर जो है 6 9, उसके बाद 3 6। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, बस इतना का मान ज्ञात करना है। तो 19 में से 13 गया, कितना बच गया? 6 बच गया, 6 से 3 से भागा देंगे 2 बच गया, और 4 भागा 4 1 हो गया। 2 गुना 1 कितना बच रहा है? वो बच रहा है 2। यहाँ पर जो है ये 2 है और यहाँ पर जो है 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? 4 भागा 4 1 है, यानी ये 2 हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है? 20 गुना 13, 20 गुना 26 260 हो रहा है, तो 260 गुना 2 कितना हो रहा है? 520। आंसर हमारा सी होगा। एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 1 3 4 7 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोनों को मापों का अंतर जो है ज्ञात करना है। तो 7 3 10 4 14 1 15, 15 बराबर जो हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट, ये 15 जो है यूनिट बराबर, और एक यूनिट बराबर 360 बटा ये 15 हो गया। अब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोने को मापों का अंतर था। 7 में से एक गया 6, 6 यूनिट के, तो 360 बटा 15 गुना जो है वो 360 बटा 15 गुना 6, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 144 डिग्री आएगा, बी होगा। यहाँ पर बार ग्राफ वाला प्रश्न है कि वर्ष 3 और वर्ष 4 के दौरान शाखा B2 के औसत उत्पादन और उस अवधि, क्या है, उस अवधि में शाखा B1 के औसत उत्पादन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 के दौरान शाखा B2 के औसत उत्पादन 45 प्लस 45 बटा 2, 45,000। अब वर्ष 3 और वर्ष 4 के दौरान शाखा B1 के 35 प्लस 55 बटा 2 बराबर 45,000। तो 45 45 के औसत है, आंसर हमारा ए होगा। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो 3√5 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 के स्क्वायर, यानी √45। 2√8 के लिख सकते हैं 8 गुना 2 के स्क्वायर, √32। 4√6 को लिख सकते हैं ये 96, क्या है, 96। तो यहाँ पर जो है पता चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन अधिक। तो 4√6 ग्रेटर देन 3√5 ग्रेटर देन 2√8, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के जो है 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो उस टंकी को भरने में कितना जो है वो समय लगेगा? तो टंकी की क्षमता कितना हुआ? 80 गुना 6, 1 घंटा 20 मिनट बराबर जो है 80 मिनट हो गया। तो 5 पाइपों को भरने लगे में 80 गुना 6 बटा 5, 96 जो है वो मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा 36 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 36 मिनट। अगला है, दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? यानी 10 लीटर दूध के पानी की मात्रा, दूध में पानी की मात्रा कितना है? तो 10 गुना 5 बटा 100 बराबर हाफ लीटर। 2% पानी के मिश्रण की कुल मात्रा 1/2 गुना 100 बटा 2, यानी 25 लीटर हो जाएगा। यानी 25 लीटर मिलाई गई शुद्ध मात्रा कितना हुआ? 25 में से 10 घटा दीजिए, 15 लीटर और मिलाएंगे। 25 लीटर में जो अगर हाफ लीटर रहेगा तो 2% होगा, तो फिर कितना हो गया? आंसर हमारा ए हो जाएगा, 49 के ए। अगला है, 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना जो है अधिक है? तो वर्ग का परिमाप 4 गुना जो है वो भुजा है, क्या है? भुजा है। तो 44 बराबर 4 गुना भुजा, भुजा बराबर कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 11 गुना 11 121 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि 44 दिले है, बराबर 2 पाई आर, आर बराबर 44 गुना 7 बटा 22 गुना 2, 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा 22 बटा 7 पाई आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अधिक है? एगो के 154 है, एगो के 121 है, हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 50 के जो है वो ए हो जाएगा। वृत्त का ज़्यादा है 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न। 51 का प्रश्न जो है हैशटैग और परसेंटेज का है। यहाँ ऑप्शन से कोई एक देखना है और जो हमारा हैशटैग के जो दिया हुआ लाइन रहेगा वही जो है यहाँ से कोई एक रिलेशन बनेगा जो आगे वाला का भी बनेगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या है, हम सी रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? EGCJLH, इसमें क्या संबंध हो रहा है ये हमें देखिए। तो यहाँ पर जो है +5 +5 +5 है, तो आगे भी जो हमारा IKGNPL में जो है +5 +5 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा ये सही नहीं बैठेगा, फिर हमें अलग चेक करना होगा।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। क्या है, सी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये देखना है। अब x से यू गया है -3, यू से r -3, r से o -3, o से -3 करेंगे, l होगा। क्या है, l होगा। ऑप्शन में यहाँ 2 गो l है। अगला चेक करते हैं, b से y गया है, b से y गया है -3, y से b गया है -3, b से s गया है -3, s से -3 करें p, तो l और p जो है ऑप्शन डी में मिल रहा है। यहाँ पर जो है चिन्ह को बदलना है परस्पर, तो ये हो जाएगा बदलने पर प्रश्नानुसार 38 × 21 -436 भागा 4 + 73 हो जाएगा 762। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अन्य जो है वो संख्या है, तो ये हमारे पास जो है एक ये आ गया है, दूसरा जो हो गया है वो ये आ गया, 2 ही हमें आ रहा है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 6 अलग-अलग तलों पर 6 लोग जो है अलग-अलग तलों पर रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब कह रहा है एफ और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है 15 है। क्या है, 15 है। एफ और डी हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा तीसरे नंबर पे ये डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ई सी के ठीक ऊपर वाले तल पे रहते हैं, ई जो है सी के ठीक, यही तो हमारा खाली है 2 लगातार, तो ये सी हो जाएगा। ए और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, ए और डी, तो ये 4 वाला पे ही रहेगा ए। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, योगफल 7 है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है, ए और ई, तो 4 और 2 6। आंसर हमारा 55 के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अक्षर समूह को हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करता है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि हैशटैग पर जो लाना है वो जो कॉन्सेप्ट से रहेगा उसी कॉन्सेप्ट में परसेंटेज पे भी आएगा। तो ऑप्शन डी रख के देखिएगा, LQM और QVR। यहाँ पर देखिएगा ये भी +5 वाला कॉन्सेप्ट है, +5 का कॉन्सेप्ट है, तो आगे भी होगा, आंसर होगा डी। चलिए 7 लोग हैं जो गोलाकार मेज के चारों तरफ जो है वो बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों को जो है बैठने के हम लोग जगह बना लेते हैं। कह क्या रहा है कि Q के दाएं से गिनने पर Q और R के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है बैठा हुआ कौन है, Q है, और यहाँ पर जो बैठा हुआ है R है। इसके बाद कह रहा है कि Q X के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा वो X हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है P M के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर P हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो ये हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। क्या है, M हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि N R और X का निकटतम पड़ोसी है, ये जो है R और X का N हो जाएगा। O के दाएं से गिनने पर O और N के बीच में, यहाँ जो बैठा है तो O और N के बीच में जो है कहाँ से, तो O से दाएं से गिनने पर 2 लोग बैठे हुए। आंसर हमारा 57 के ए होगा। क्या है, O हो ए होगा, ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है, आइए देखते हैं। M गुना N, यानी M जो है वो पत्नी है और ये N जो है पति है। उसके बाद N - O, N जो है भाई है, इसका भाई है, N भाई है O का। O और P में O जो है वो बहन है P का, P अभाग Q, P जो है वो पिता है कितना, Q का। क्या है, Q का। अब यहाँ से रिलेशन देखना है M का Q से जो है ये रिलेशन देखना है। ये होगा पिता का भाई की पत्नी। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। अगला है 59 नंबर जो है क्या है, डायरेक्शन वाला, जो कि इजी है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, पश्चिम हो जाएगा। क्या है, पश्चिम हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 9 से 17 गया, +8 +16 प्लस जो है 8 है +16, ये +32 हो रहा है, और ये प्लस जो है वो 64 हो रहा है, यानी हर दुगना गुना हो रहा है। तो 64 दुगना कितना होगा, 128, 129 और 128 जो है जोड़ देना है, 16 1 17 हो जाएगा, और 4 1 5 और 2 257। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर श्रृंखला में प्रश्नवाचक पे क्या आएगा ये देखना है। तो R से P गया है -2, P से N गया है -2, N से जो है -2 करेंगे तो L होगा। क्या है, L होगा। L से भी -2 करेंगे तो J होगा। तो L से शुरू हो रहा है, सभी यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो अगला देखते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्या है, L से J गया है, L से J गया है, J से H गया है, ये सब भी -2 ही हो रहा है। S से जो है -2 करेंगे तो F होगा, L F जो हमारे आंसर में है वो A और B दोनों में है। तो अगला चेक कर लेते हैं। 22 से W गया, ये भी -2, W से U गया -2, U से -2 करेंगे तो S होगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा।
यहाँ आपस में फिर से बदल देना है। प्रश्नानुसार 49/7 प्लस 6 गुना 2 माइनस जो है 15, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, सी होगा। दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर काउंट कीजिएगा 14 जो है इसमें टोटल त्रिभुज है। यहाँ पर जो है चयन करना प्रश्न में 3 से 6 गुना 2 12 12 24 24 दुनिया 48, आंसर हमारा 64 के ए हो जाएगा। यहाँ पर ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना है, चलिए मान रख दीजिए। 80-4 गुना 5 प्लस 20 कैलकुलेट कीजिएगा, 80 आएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आएगा। यहाँ पर 7 16 168 का संबंध देखना, अगर 7 गुना 16 कर रहे हैं तब हमारे पास नहीं आ रहा है, तब भी 168 नहीं आ रहा है। अगर मान लिया कि उसे 1.5 से गुना कर देते हैं तो 100, यहाँ पर 7 16 ये गलत है, यहाँ पर जो है 168 है, और 3 28 जो है ये जो है अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 7 16 168 और क्या है 3 28 126 है। यहाँ क्या करेंगे, 7 गुना 16 गुना 1.5 कर रहे हैं तब 168 आ रहा है, और 3 गुना 28 गुना 1.5 कर रहे हैं तो 126 आ रहा है। तो यहाँ भी 6 गुना 11 करेंगे, 11 से 66 है, और गुना 1.5 तब आ रहा है 99, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 67 में दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इसमें टोटल जो है वो 32 क्या है, वो वर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में बाई को इस तरह लिख सकते हैं, यानी जो है BU बाई, यहाँ से -1 करते हैं तो ये लिखा गया कितना, ACTVXZ। अगर इसके 3 है, यहाँ 6 लेटर है, तो यहीं से समझना हो कि 2 ले, ASC में क्या है +1 है, U से -1 इससे +1 इससे -1 इससे +1, इस तरह के लिखा गया। बस हमें क्या करना है, बॉक्स के लिखना, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, O के इधर लिखेंगे, N हो जाएगा, ये P हो जाएगा, X के इधर लिखेंगे, ये W हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपस में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, 5 गुना 4 प्लस 3 भाग 1 माइनस 2 बराबर 21, आंसर हमारा B। यहाँ भी अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 या 2 गुना 70 भागा 2 प्लस 30 माइनस 30, ये हो जाएगा 70, आंसर हमारा बी। 8 मित्र है जो एक गोल मेज के चारों के अंदर की ओर मुख करके बैठे, इस बार जो है 8 मित्र है, अब 8 लोगों को जो है बैठने के हमें जगह जो है वो बना लेना, केंद्र की ओर सभी देख रहे हैं। अब कह रहा है कि Q और M दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है वो K है, Q और M के निकटतम पड़ोसी जो है वो K है। अगर मान ले कि यहाँ पर M देते हैं, यहाँ पर Q, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो K हो जाएगा। P और J दोनों का निकटतम पड़ोसी N है, P और J के, अगर यहाँ पर P यहाँ पर J है तो इसका जो है N हो जाएगा निकटतम पड़ोसी। ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा, अलग भी हो सकता है, लेकिन आगे पता चलेगा। L J के ठीक दाएं बैठा, L जो है J के ठीक दाएं बैठा हुआ, यहाँ पर जो है L हो जाएगा। यहाँ से हमें क्लियर होगा, L अगर देंगे तो यहाँ J आएगा, J होगा तो NP Q निकल के जो है वो आएगा। K Q के ठीक बाएं बैठा है, K जो है वो Q के ठीक बाएं बैठा हुआ है, बाएं बैठा, और O के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ से जो है सभी क्लियर हो जा रहे थे। M के ठीक दाएं कौन बैठा है, M के ठीक दाएं जो बैठा हुआ है वो K बैठा हुआ है, आंसर हमारा B हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शर्त वाला प्रश्न है, यहाँ देखना है। अब कह रहा है यदि पहला घटक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल हमारा जो है पहला शर्त ही ये क्या हो रहा है, वो लागू हो रहा है। अब क्या है, तो इन दोनों प्रथम अंतिम घटकों को परस्पर बदलना होगा, यानी यहाँ पर 8 का लिखना होगा, फिर डॉलर का, 9 का, हैशटैग का, और यहाँ जो इस तरह का लिखना है। अब 8 के लिख लीजिए, बदल दिए हैं ऊपर से, तो ये भी हो जाएगा, एंड का जो है वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, तो भी और डी। उसके बाद जो है 9 के कह रहा है, 9 के जो है वो एफ होगा, 9 के एफ, और जो है हैशटैग का जो हो जाएगा यू हो जाएगा, और इस तरह का जो है टी हो जाएगा, तो भी और टी से है आंसर हमारा जो है 72 के वो सी आ जाएगा। DFU ये भी आएगा बीच में। 73 की अगर बात करते हैं तो कितने व्यक्ति जो है गायक हैं होने के साथ साथ नर्तक भी हैं लेकिन चित्रकार नहीं है, नर्तक हैं लेकिन चित्रकार नहीं है, तो वो हमारा 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में असंगत चुनना है। 74 का जो है कौन सा हो जाएगा संगत इसमें, तो ये वाला सी हो जाएगा। 75 की अगर बात करें तो आर का जो है आई से किस तरह है, -9 है, पी से जी है -9 है, एम से डी है -9 है, तो एक से जो होगा -9 ओ, बी से जो है -9 एम, और एस से -9 जो है वो जे होगा, डी हो जाएगा, क्या डी होगा।
दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो 76 का हमारा जो हो जाएगा वो डी हो रहा है। क्या है? डी होगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? हैंडबॉल 7, तो फील्ड हॉकी में जो होता है वो कितना होता है? 11 होता है खिलाड़ी। यहाँ पर देखना है बड़ा और छोटा बढ़ते क्रम में है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर हमारा जो है बी, सभी निष्कर्ष जो है वो सही है। चलिए यहाँ पर जो है देखना कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जिन्होंने केवल भोपाल और कोच्चि जो है दोनों का दौरा किया है। ये जो है ये क्या है? कोच्चि है, ये कोच्चि है और ये जो है भोपाल है और ये जो है वो पटना है। हमारा जो है दोनों का दौरा करने वाले एक लोग। आंसर हमारा बी। दिए गए विकल्पों में असंगत चुनना है। एस से यू गया है +2 है, यू से भी +1 है, एम से जो है एल -1 है और आई से जे +1 है। तो ये सिंपल वाला चेक कीजिए, यहीं से पता चल रहा है बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए जीके का प्रश्न। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? और सबसे अधिक जो है सूखा प्रवण क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी जिसे ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी कहा जाता है? ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। उन क्षेत्रों में बनती है जहां वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? और ये सहयोग किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किया है? जब गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और प्लेग की महामारी के कारण किसान गंभीर संकट में थे, तभी जो है यह सत्याग्रह वहां किया गया था। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई है? और वो बन गई है पंचवर्षीय योजना का। क्या है? पंचवर्षीय योजना का। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 से ही सहकारिता को ग्रामीण विकास विशेषकर कृषि ऋण और विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? और ये जो है उड़ीसा में है। 85 के सी हो जाएगा। उड़ीसा के राउरकेला में है। राउरकेला में जो है स्थित है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? और इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय जो है वो मानसून हो जाएगा। अगला है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। 87 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। और जो है एटीएम का आविष्कार का प्रयोग जो है जून 1967 में बार्कलेज बैंक में किया था। क्या है? बार्कलेज बैंक ने किया था। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है वो 17 में वर्णन है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो जितना जो सीट है उसका जो है वो 10%। 89 के जो हो जाएगा वो 1 है। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता। राम सुभग सिंह थे। क्या है? राम सुभग सिंह थे। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 में। क्या है? 123 में जो है वर्णित है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या है? जारी किया जाता है। और 2 सत्र की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अतः संसद की अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह अध्यादेश लागू रह सकता है। संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को जो है मंजूरी नहीं मिलने पर अध्यादेश निरस्त हो जाता है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपालित की जाती है? और यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति कराधानों से संबंध होता है। अगला है जीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था वो कौन था? अब सही आंसर जो होगा वो असम था। क्या है? असम पहला राज्य था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू किया गया था। और यह एक जो है अप्रत्यक्ष जो है वो कर है, अप्रत्यक्ष कर है। 11 अप्रैल 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कितने करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है 38,800 करोड़ रुपया के। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर की 75वीं वर्षगांठ कहाँ आयोजित की गई? और यह आयोजित की गई ढाका में। कहाँ? ढाका में की गई। 10 अप्रैल 2025 को तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किन त्योहारों और प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगीत नाटक अकादमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा रथ यात्रा
पूरी उड़ीसा का भी, छठ पूजा बिहार का भी, बाल यात्रा उड़ीसा, उपरोक्त में से सभी क्या है, सभी जो है वो किया गया है। हाल ही में 10 त्योहारों और प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगीत नाटक अकादमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो आंसर होगा डी। IOCL ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जो है वो घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। पैसेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अदन की खाड़ी में। कहाँ? अदन की खाड़ी में जो है ये किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकस ने अदन की खाड़ी में रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के फ्रिगेट तेखा के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया। यानी INS जो है तरकस भारत की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ से जो था वो तेखा। क्या है? तेखा था। हाल ही के किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा? और वो रखा ब्राजील। क्या है? ब्राजील रखा। हस्तशिल्प कन्नाडिप्या की GI टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? हस्तशिल्प कन्नाडिप्या को GI टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध किस राज्य से? और ये संबंध जो है वो केरल से। क्या है? केरल से। यह आदिवासी समुदाय द्वारा निर्मित एक पारंपरिक बांस की जो है वो चटाई है। क्या है? चटाई है। इसका जो नाम का अर्थ भी होता है दर्पण चटाई। क्या है? दर्पण चटाई यानी मिरर मैट। क्या है? मिरर मैट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 24। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।